Hello my dear students, today our topic of discussion is crossing over. Crossing over. Okay. Now what is crossing over and in which stage of cell division it takes place? Okay. So crossing over is the phenomena by which genes on a particular chromosome are exchanged. तो क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना है जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे होता है और किस फेज में होता है। तो हमने बात की थी कि जो सेल, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, सेल साइकिल के दौरान हमारे पास G1, S, G2 और M फेज होती है, ठीक है। तो ये जो M फेज होती है इसमें दोनों डिवीजन होते हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। तो ये जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, दोनों का हमने पढ़ा था, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, हाउ क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस फेज एंड जेनेटिक मटेरियल आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हम सब ऑलरेडी स्टडी कर चुके, ठीक है। आज का टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। तो हम बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में हमारे पास दो फेज होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, के मियोसिस सेकेंड को हमने इक्वल माना था माइटोसिस के। तो जो हमारे पास मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट में हम बात करें प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के अंदर क्या होती है हमारे पास फर्दर सब फेजेस होती हैं, जिसमें क्या होता है सब फेजेस में फर्स्ट क्या होती है लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, ठीक है, थर्ड क्या होती है हमारे पास पेक्टाइन, ठीक है, और फोर्थ क्या होती है डिप्लोटीन, ठीक है, और लास्ट क्या होती है डाइकाइनेसिस। ये हमारे पास प्रोफेज की फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टाइन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो लेप्टोटीन जो फर्स्ट फेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, देखो हमने बात की थी कि प्रोफेज है, प्रोफेज म्यूस हमारे पास G1 S में रेप्लिकेशन हुआ, डबल हुआ, अपने मटेरियल को कंडेंस किया, और इसके अंदर जब क्रोमोसोम्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले लेप्टोटीन जो फेज होती है उसके अंदर खुद को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के पीछे होते हैं, जैसे ये, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास दो पेन है, ठीक है, तो ये जो पेन है इसमें ये जो पेन है ये दोनों क्या है एक दूसरे के पीछे हैं, बिल्कुल ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये लेप्टोटीन की स्टेज होती है। और जब हम जाइगोटीन की स्टेज की बात करते हैं तो उसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं खुद को क्या करते हैं ऐसे अरेंज कर लेते हैं, हमें टेट्राड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि जैसे एक जो क्रोमोसोम होता है उसमें प्रॉपर जो क्रोमेटिड है वो हमें सेपरेटली ऐसे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन में तो क्या होता है एक दूसरे के पीछे हमें दिखाई नहीं देते, पर जाइगोटीन में क्या होता है ये ऐसे इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो लेप्टोटीन में तो क्या होगा एक दूसरे के पीछे होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। पर जो जाइगोटीन स्टेज होती है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, हमें प्रॉपर विजिबल होते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं। होमोलोगस समझते हो ना, हमने डिस्कस किया है। होमोलोगस क्या होते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके अंदर जो जीन का अरेंजमेंट होता है वो लगभग सेम हो, होमो मीन्स सेम, ठीक है, अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी सेम जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जाइगोटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो खुद को पेयर अप कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लेप्टोटीन होती है, लेप्टोटीन में
एक दूसरे के पीछे जाइगोटिन में पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी आती है, पेक्टाइन स्टेज, जो हमारे पास एक्चुअल स्टडी की स्टेज होती है, ठीक है। इस पेक्टाइन स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के, जैसे ये है हमारे पास, एक ये बना लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा हम इस पेन से बना लेते हैं, क्योंकि क्या है ये हमारे पास होमोलोगस का। अब होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है हमारे पास, ये दो क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ हैं इनको हमने क्या बताया, क्रोमेटिड। तो ये क्या है, दोनों पास वाले सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और अगर हम ये दोनों क्या करें, ये दोनों भी क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। पर इन दोनों में क्या होता है कि ये वाला इसका क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। पर ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो पेक्टाइन स्टेज में क्या होता है कि जब ये जो गैमेट्स के अंदर क्या, गैमेट्स के अंदर ही होते हैं ना मियोसिस प्रोसेस कि जो हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपनी जो आर्म्स होती हैं उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है फर्स्ट, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम जो है अपने इस आर्म को, ठीक है, जैसे ये बात करें रफली आ रहे हैं भाई, दोनों तरफ से भी हो सकती है डबल क्रॉसिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम अपनी आर्म्स को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो क्रोमोसोम्स था उसने क्या किया, अपने जो पार्ट का दोनों, देखो दोनों क्रोमोसोम पास आए, ठीक है। क्रोमोसोम पास आने की वजह से क्या हुआ, एक दूसरे को अटैक करेंगे, ठीक है। अटैक करने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों आर्म थी जो इन्होंने एक दूसरे को अटैक करने की वजह एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, ठीक है। और अटैच होने के बाद क्या होगा, अब हमारे पता है जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे तो सेग्रीगेट होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं जिसको हमने क्या बोला, क्रोमेटिड, और क्या है एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में क्या कहाँ होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना हमेशा, क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस, पर साथ में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और कौन सी फेज में, पेक्टाइन फेज में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये जो थे इन्होंने एक्सचेंज, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका कि एक जो आर्म होगी यहाँ पे उसके पास क्या होगा, दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट आ जाएगा, तो ये, ठीक है। और दूसरा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, इस दूसरे साथ वाला जो होमोलोगस है उसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या नाम दिया, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और इसकी वजह से जो न्यू कैरेक्टर्स, न्यू क्रोमेटिड्स बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोला, देखो री मीन्स अगेन और कॉम्बिनेंट मीन्स कंबाइनिंग, ठीक है। तो मीन्स ऐसे क्रोमोसोम्स जो दो क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से बने हैं कि इसका कुछ पार्ट और कुछ पार्ट खुद का, ठीक है। तो ये जो न्यू क्रोमोसोम्स बनते हैं क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तुमने देखा होगा, उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आते हैं, कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जो न्यू कॉम्बिनेशंस हमें अपीयर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, दोनों के जीन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और न्यू कॉम्बिनेशंस अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स जो क्रॉसिंग ओवर की रिजल्ट से बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है पेक्टाइन में होती है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें क्या मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो क्या होगा,
सभी जो जीन्स होते हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस पे प्रेजेंट है वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये लिंकेज को अपोज करती है। लिंकेज में तो क्या था, लिंकेज का जो मेन फिनोमिना था वो क्या था, वो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको रिटेन करने की कोशिश करता है कि जो पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो, मोस्टली ये करता है। पर क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करता है कि नए रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कि मैम जो आपने नोट्स सेंड किए थे वो हमें समझ में नहीं आई कुछ। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो नोट्स थे उनमें मैंने क्या बताया था, उसमें एक टर्म दी थी कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स मतलब हमें जो टोटल जनरेशन ऑफस्प्रिंग दिए मिलेंगे उनके अंदर दिया मिलेगा कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स न्यू बने हैं। ठीक है, टोटल प्रोजेनी मतलब टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स आए हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट भी है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और टोटल इनटू 100, वो क्या हो जाएगी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसी में हम एक टर्म यूज करते हैं क्रोमोसोम मैपिंग। नेक्स्ट जो हम टर्म यूज करते हैं वो क्या होती है, क्रोमोसोम मैपिंग। क्रोमोसोम मैपिंग में क्या हम करते हैं कि इसके अंदर जो जीन है उनका हम अरेंजमेंट पता लगाते हैं कि जो जीन है एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे कैसे अरेंज है, इसको हम जीन अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम है तो मैंने बताया हमारे पास 3 जीन है, सपोज करते हैं ए बी सी। तो ये जो जीन है इस पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे किस ऑर्डर में अरेंज, जैसे ए है, बी है, सी है, सपोज करते हैं बी पहले हो सकता है, ए बीच में हो सकता है, सी। तो मीन्स इनका ऑर्डर पता लगाना कि कैसे अरेंज है किसी एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे, उनका लोकस क्या है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम मैपिंग। ठीक है, तो जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर बोल रखा है कि हमारे पास ए और बी जो क्रोमोसोम है उनके अंदर 20% क्रॉसिंग ओवर दे रखी है, ए और सी के अंदर 10% क्रॉसिंग ओवर है, बी और सी के अंदर 30% क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, ये हमें क्रॉसिंग ओवर दे रखी है। ये क्वेश्चन है कि हमें क्या दे रखा है कि 3 जीन दे रखी है ए बी सी, ए बी के बीच में 20% क्रॉसिंग ओवर, ए सी के बीच में 10%, बी सी के बीच में 30% क्रॉसिंग ओवर दे रखी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे इनका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, कि कैसे अरेंज है ये। ठीक है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये क्रॉसिंग ओवर दी होती है इसका मीनिंग होता है कि मीन्स उसके अंदर इतने रिकॉम्बिनेंट्स हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से इतने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। और रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि 2 जीन के बीच में ये डिस्टेंस दे रखी है। तो तुम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर से समझ सकते हो डिस्टेंस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, और जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो ये हम जो डिस्टेंस ये क्रॉसिंग ओवर दे रखी है तो मीन्स इसको हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमें 3 जीन दे रखा है सबसे ज़्यादा बी सी के बीच में। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये अरेंजमेंट बना लिया हमने ए बी सी। ठीक है, ए बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 20%, बी सी के बीच में 30%, ए और सी के बीच में 10। तो ये तो क्या होगा, ए और सी के बीच में 50% डिस्टेंस आ गई, तो ये अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट करके देखते हैं, जैसे बी और सी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 30%। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए और बी में कितनी है, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी में कितनी है 20, तो ये 30 टोटल 20, ये तो कितनी बच गई 10%। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ गया जीन का, बी ए
ठीक है। तो तुम इस मतलब ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें तुम्हें क्या करना है, हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज दी होती है उसको तुम डिस्टेंस पोज करके और फिर उसकी अरेंजमेंट को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप यूनिट में। मीन्स जैसे हमारे पास है कि जैसे मैंने बोला 20% क्रॉसिंग ओवर, 10%, 30% क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जो ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 मैप यूनिट। ठीक है, या फिर 1 सेंटीमोर्गन, ये इसकी फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी अब मे भी सोल्व हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की, तो जो मेंडल था, मेंडल ने जो लिंकेज है उसको कभी भी अपने जो उसने स्टडी की एक्सपेरिमेंट्स में गार्डन पी के अंदर कभी भी उसने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका, क्योंकि उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है, उसने जो कैरेक्टर्स, जिन कैरेक्टर्स को स्टडी किया उसके जो जीन थी वो अलग अलग जो पी के प्लांट थे, क्रोमोसोम थे, उनके ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक है, या फिर सपोज सेकंड चांस क्या हो सकता है कि उसने जिन जीन को स्टडी किया, जिनकी एक साथ डबल डाईहाइब्रिड क्रॉस में वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसने उनको क्या किया, एक साथ स्टडी नहीं किया। तो जैसे ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, जैसे ये था हमारे पास गार्डन पी के अंदर क्या है, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो डिप्लॉयड में 14, हैप्लॉयड में क्या हो जाएंगे 7 पे। तो हमारे पास क्या थे, गार्डन जो मेंडल था उसने क्या था 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी किया था पीसीएम सैटिवम के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की लोकेशन दिखा रखी है कि जो 7 क्रोमोसोम थे उनके ऊपर जिसने जिन जीन को स्टडी किया, जिन कैरेक्टर को, उनके जीन कहाँ लोकेटेड थे उन कैरेक्टर्स के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो क्रोमोसोम था उसके ऊपर 2 जीन थे, एक फ्लावर कलर के लिए, दूसरा सीड कलर के लिए। सेकंड पे कोई जीन नहीं था, थर्ड पे भी कोई जीन नहीं था, फोर्थ क्रोमोसोम पे हमारे पास 3 जीन थे, फ्लावर पोजीशन के लिए, ये वाला पोड शेप के लिए, ये वाला लेंथ ऑफ प्लांट के लिए। यहाँ पे 5th के ऊपर पोड कलर, 6 पे कोई नहीं था, 7th पे सीड शेप था। ठीक है, तो ये जो इनके ऊपर तो क्या था, लिंकेज की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थी। और ये सब यहाँ पे ये दो हमारे पास कैरेक्टर्स थे, इनके जो जीन थे पोड शेप और लेंथ ऑफ प्लांट, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस थे, क्योंकि ये क्या थे, डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगी, लिंकेज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे उसको लिंकेज चांसेस थे कि उसको लिंकेज मिल सकती थी। पर मेंडल जो था वो हम मान सकते हैं कि इस फेज में लकी था कि उसने ये दो जो कैरेक्टर्स थे उनको कभी एक साथ स्टडी ही नहीं किया अपनी लाइफ टाइम में, कि उसने क्या किया, पोड शेप और लेंथ ऑफ प्लांट, इन दोनों कैरेक्टर्स को कभी भी एक साथ स्टडी नहीं किया। तो इसलिए क्या हुआ, एक साथ स्टडी नहीं किया तो क्या हुआ, लिंकेज मिला ही नहीं। और सब तो क्या थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो इसलिए जो मेंडल था उसने कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज को स्टडी नहीं किया। ठीक है, आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये भी तुम्हें चलो दिखा देते हैं। ठीक है, कि देखो इसमें क्या लिखा है, क्रोमोसोम अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड दैट टाइम डीएनए डुप्लीकेट वी सी 2 क्रोमोसोम। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एस फेज उसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है तो साथ में क्रोमेटिड और आ जाता है। एक ही क्रोमोसोम के 2 साथ क्रोमेटिड, उनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब दूसरे क्रोमोसोम के होंगे तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सेंट्रोमियर है पर क्या है 4 क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, और एक दूसरे क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इसमें इन दीज क्रोमोसोम आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस सो कॉल्ड होमो। क्यों बोला, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाईवेलेंट टेट्राड स्टेज। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, मियोसिस फर्स्ट पेक्टाइन्स की, मियोसिस पर जो हमारे पास पेक्टाइन स्टेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं आर्म्स एक्सचेंज होते हैं, जिससे क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब हम स्टडी करते हैं ऑफस्प्रिंग की, तो तुमने देखा होगा 50% पेरेंटल कैरेक्टर्स आते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं क्रॉसिंग ओवर से। पर अगर हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में क्या आता है, मोस्टली पेरेंटल कैरेक्टर्स आते हैं।
ठीक है। जो ये रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो लेस देन 50% होते हैं। बाईवैलेंट टेट्रास्टेज का मतलब क्या हुआ, बाई मीन्स टू, वैलेंट मीन्स सेंट्रोमियर, मीन्स 2 सेंट्रोमियर हैं, और टेट्रास्टेज मीन्स 4 क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है बाईवैलेंट टेट्रास्टेज, जिसके दौरान क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। और किस में होती है क्रॉसिंग, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑन टोटल प्रोजन इनटू 100, ठीक है। So that's for today. Next time we discuss next topic. Till then stay healthy and thank you.